Today we are going to discuss Fresnel diffraction due to a circular aperture. Here in this figure, WW dash is a wavefront and AB is a small circular aperture of radius small r and its center is O. In this figure, S is a point source of monochromatic light of wavelength lambda. P यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है. P से पॉइंट O की डिस्टेंस स्मॉल b है. यहाँ पर पॉइंट G के ऊपर और F के नीचे इस सर्कुलर जो अपर्चर है उसकी शैडो कॉस्ट होती है. यहाँ पर इस वेव फ्रंट के कारण कितनी इंटेंसिटी होगी पॉइंट P पर, उसको मेजर करने के लिए इस वेव फ्रंट को डिफरेंट हाफ पीरियड जोन्स में डिवाइड किया जाता है विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट P. यहाँ पर पॉइंट P पर इंटेंसिटी कितनी होगी यह इस पर डिपेंड करेगा कि इस सर्कुलर अपर्चर से कितने हाफ पीरियड जोन्स को अलाउ किया गया है. क्योंकि यहाँ पर इस सर्कुलर अपर्चर की रेडियस स्मॉल r है तो इसका एरिया है वो पाई r स्क्वायर होगा. अब यदि इस सर्कुलर अपर्चर से केवल एक हाफ पीरियड जोन को अलाउ किया जाता है, मीन्स जो पहला हाफ पीरियड जोन है उसी के लिए इस अपर्चर को ओपन किया जाता है और बाकी के जो शेष दूसरे और दो से ज़्यादा जो हाफ पीरियड जोन्स हैं उनको रोक लिया जाता है. तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा पॉइंट P पर वो इस फर्स्ट हाफ पीरियड जोन के कारण ही होगा. मीन्स इसकी इंटेंसिटी इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो इस हाफ पीरियड जोन के कारण ही होगा और उसको हम E=E01 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसके करस्पॉन्डिंग जो इंटेंसिटी होगी उसको हम इक्वेशन 2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब यदि यह सर्कुलर अपर्चर दो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन्स है उनको अलाउ करते हैं तो उस केस में जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो इस इक्वेशन से दिया जा सकता है. रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड E0=E01 - E02. यहाँ पर क्योंकि सक्सेसिव जो जोन्स है वहाँ पर एम्पलीट्यूड अपोजिट वहाँ से जो पॉइंट P पर एम्पलीट्यूड है वो अपोजिट फेज में पहुँचता है. इस कारण से जो पहला एम्पलीट्यूड है उसको पॉजिटिव लिया है और सेकंड है उसको नेगेटिव लिया है. क्योंकि पहला एम्पलीट्यूड है वो सबसे ज़्यादा होता है और उसके बाद में जो जितने भी एम्पलीट्यूड होते हैं वो सक्सेसिवली कम होते जाते हैं, लेकिन नियरली सेम ही होते हैं. मीन्स ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है. तो यहाँ पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो मिनिमम होगा क्योंकि इनमें डिफरेंस है वो बहुत माइनर डिफरेंस है. सो इन दिस केस द इंटेंसिटी विल बी मिनिमम. क्योंकि यहाँ पर एम्पलीट्यूड बहुत कम है, मिनिमम है, तो इंटेंसिटी भी उसके अकॉर्डिंगली मिनिमम होगी. विच मीन्स इन दिस केस पॉइंट P विल बी डार्क. थर्ड केस, इफ द सर्कुलर अपर्चर अलाउज only first 3 zones, then resultant amplitude at point P. यहाँ पर इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है फर्स्ट 3 जो जोन्स हैं उनके एम्पलीट्यूड के लिए. क्योंकि ये अपोजिट फेज में मिलते हैं इसलिए इनको प्लस माइनस प्लस से रिप्रेजेंट किया गया है. इस इक्वेशन को इससे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है मैथमेटिकली, क्योंकि अब इसमें जो टर्म्स है उसकी रिजल्टेंट वैल्यू 0 होगी
क्योंकि जो पहला और तीसरा जो जोन है उसके कारण जो एम्पलीट्यूड है उनका एवरेज सेकंड जोन के एम्पलीट्यूड के बराबर होता है, तो इसका रिजल्टेंट मान 0 होगा। तो जो फाइनल आंसर होगा वो इस टर्म से और इस टर्म से निकलेगा। इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं और इसको जो सेकंड जोन है उसके एम्पलीट्यूड से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इस केस में इंटेंसिटी को हम इस तरह दिखा सकते हैं, विच मीन्स यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगी वो मिनिमम नहीं होगी। यहाँ पर जो इस केस में पॉइंट P है वो ब्राइट होगा। हमने देखा कि फर्स्ट वाला केस है उसमें भी पॉइंट P है वो ब्राइट था और इस थर्ड वाले केस में भी पॉइंट P ब्राइट है, लेकिन इस थर्ड वाले केस में जो इंटेंसिटी होगी वो फर्स्ट वाले केस से स्लाइटली वीक होगी, कम होगी। अब यदि सर्कुलर अपर्चर की जो साइज़ है वो इतनी है कि 4 जोन्स को अलाउ करती है, तो उस केस में इनका एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है पॉइंट P पर, उनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस काफ़ी कम होता है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो मिनिमम होगा, विच मीन्स इन दिस केस इंटेंसिटी विल बी मिनिमम, और इंटेंसिटी मिनिमम है तो पॉइंट P इस केस में डार्क होगा। इस तरह हमने देखा कि जब यह सर्कुलर अपर्चर इवन नंबर में जो जोन्स है उनको पास करती है, उनको अलाउ करती है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है और इंटेंसिटी मिनिमम होती है। लेकिन यदि यह सर्कुलर अपर्चर ओड नंबर में जो जोन्स है उनको अलाउ करता है, तो जो एम्पलीट्यूड है वो 0 नहीं होता है और इस केस में इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है। मींस जो पॉइंट P है वो इस केस में ब्राइट प्राप्त होता है। यदि if n are the number of zones capable of passing through the circular aperture, then total area of n zones will equal to area of the circular aperture। मीन्स यदि सर्कुलर अपर्चर से n जो जोन्स है वो पास होते हैं, तो इस सर्कुलर अपर्चर का जो एरिया है वो इन n जोन्स के एरिया के बराबर होगा। हम जानते हैं कि एक जोन का एरिया है वो पाई बी लैम्बडा होता है, तो n जोन्स का एरिया n पाई बी लैम्बडा होगा। और यदि ये सभी जोन्स इस सर्कुलर अपर्चर से होकर गुजर रहे हैं, तो इनका जो एरिया है वो इस सर्कुलर अपर्चर के एरिया के बराबर होगा। तो इसको मैथमेटिकली इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच मीन्स नंबर ऑफ जोन्स कैपेबल ऑफ पासिंग थ्रू द सर्कुलर अपर्चर। मीन्स इस केस में जो नंबर ऑफ जोन्स है जो कि इस सर्कुलर अपर्चर से पास हो सकते हैं, गुजर सकते हैं, उनकी संख्या हम इससे निकाल सकते हैं n = r² / b लैम्बडा। यहाँ पर स्मॉल r है वो सर्कुलर अपर्चर की रेडियस है, b है वो सर्कुलर अपर्चर से ऑब्जर्वेशन जो पॉइंट है उसके डिस्टेंस है, और लैम्बडा है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ। थैंक यू।